नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इस अध्याय में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चौथा अध्याय है। हमने 3 अध्याय ऑलरेडी देख लिए, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का महत्व देखा, इनकम स्टेटमेंट देखा, एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज देखे, तीसरा मेन स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट दोस्तों आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज का क्लेरिफिकेशन करना चाहूंगा दोस्तों। बिजनेस नेचुरल होते हैं। बिजनेस इज नेचुरल का मतलब जरूरी नहीं है कि मुझे कुछ जार्गन वर्ड्स ना पता हो, यानी मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं, मैं निवेश नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, हम लोग बरसों से ट्रेनिंग बिजनेस में है, बरसों से स्टॉक मार्केट के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन मुझे भी याद नहीं है आज जैसे हम 2021 में बात कर रहे हैं, मैं अगर मुझे खुद को 2011 में देखूं तो 2011 में जो चीजें आज मुझे पता है उसमें कई चीजें नहीं पता थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि हम बहुत कच्चे थे उस समय भी शेयर ब्रोकिंग में। दोस्तों, 2007 में भी, यानी 15 साल पहले भी हम लोग एनालिसिस की मीटिंग्स करते थे। लेकिन इतने वर्षों में कई नई चीजें सीखने को मिलती है अनुभव के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि 2007 में बिल्कुल बेवकूफ थे। दोस्तों, 2007 में भी कुछ लॉजिक्स को हम लोग समझे थे, जो लॉजिक्स ने हम लोगों को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत मदद की थी। तो कभी भी विक्टिम मत हो जाओ। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस भी एक विक्टिम, एक बीमारी है। हमें खुद को ये लगता है मुझे ये नहीं पता है, ये शब्द नहीं पता है, ये मुझे फेल करेगा। ऐसा हरगिज मत सोचो दोस्तों। शुरू करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंप्रूव करना एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम इस दौर पे आगे बढ़ेंगे हम नई चीजें सीखने वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं आज जानता हूं उस चीज से मुझे फेलियर होगा। हरगिज नहीं दोस्तों। आपके सामने यहाँ पे धीरू भाई अंबानी जी का फोटो है, अजीज प्रेमजी जी का फोटो है, सब महान बिजनेसमैन है। बिल गेट्स हो सकते हैं, बेजोस हो सकते हैं, वॉलमार्ट के मालिक हो सकते हैं। सब लोगों की एक खूबी थी, सब लोग एक्शन ओरिएंटेड थे। एक्शन लेते गए, लाइफ में आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए, सीखते गए। पढ़ाई इन्होंने कौन सी की? अपने बिजनेस की। अपने कंपटीटर को पढ़ा, बिजनेस पढ़े, क्या जरूरत है ये चीजें देखी, और दोस्तों आगे बढ़े। उन्होंने पहले दिन ये सोचा होगा, नहीं 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 नहीं, ये डेब्ट टू इक्विटी क्या है मुझे नहीं पता है, मैं कैसे बिजनेस में सक्सेस होऊंगा। अरे ये तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है ये बंदा, ये तो मेरे को नहीं आता है, मैं कैसे इसकी तरह धंधा करूंगा। ये सब चीजों को जाने दो। टू नॉट बिकम विक्टिम ऑफ पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। दोस्तों, बिजनेस नेचुरल है, हम इसे एज ए इन्वेस्टर ही नेचुरल वे में समझ सकते हैं, और बिजनेस करने में भी हम नेचुरली आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, निवेश हो या बिजनेस हो, फेलियर वो होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं कंपटीटर की, मार्केट की, अपने खुद के बिजनेस की। तो दोस्तों, हम सब लोगों ने ठानी है, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन लेते जाएंगे, तो आगे तो बढ़ना ही है दोस्तों। राइट फ्रेंड्स? सो हम ये प्रॉमिस करें अपने आप को, डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गोइंग टू बिकम बेटर एंड बेटर। लेकिन शुरुआत जहां से की है वो भी अच्छी ही है। राइट फ्रेंड्स? प्रश्न ये आता है, तो फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट क्यों देखे, क्यों बनाने चाहिए? दोस्तों, अगर मैं खुद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ पाता हूं तो इसका फायदा ये होता है कि जो दूसरे बाहर के लोगों से मेरे को मेरे धंधे की बात करनी है, हो सकता है मुझे निवेशकों से बात करनी पड़े, हो सकता है मुझे बैंक से बात करनी पड़े, उनको भी मैं समझा सकूं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक से लोन लेने के लिए, निवेशकों के लिए भी काम लगता है, और खुद प्रमोटर भी अगर अपने बिजनेस को समझे, अपने स्टेटमेंट को समझे, तो ये उनके बिजनेस के लिए भी अलग है, फायदे कारक है। राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या महत्व है? ये उपयोग में आता है बैंक्स को भी डिसीजन लेने में, कि ये 5-6 लोग जो मेरे सामने लोन लेने आए हैं उनमें से किसको देने पे मैं सेफ हूं, जहां पे मेरा पैसा वापस आएगा। निवेशक भी यही सोचता है, 5,000 कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी में मैं निवेश करूं
जिससे मेरा पैसा अच्छा बढ़े, रिस्क कम रहे। तो बैंक या निवेशक अपने डिसीजन पे कैसे आ सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के कारण दोस्तों, राइट। अब दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मुझे क्यों देखनी चाहिए एज अ बैंकर, एज ए इन्वेस्टर, एज अ प्रमोटर? दोस्तों मुझे ये पता रहे हाउ मच सेल्स द कंपनी मेड दिस ईयर। मेरी कंपनी या जहां मैं निवेश कर रहा हूं उसने इस साल कितना धंधा किया। रेवेन्यू जहां पे हम निवेश कर रहे हैं, धंधा कर रहे कि नहीं कर रहे, उन्होंने पिछले साल कितना धंधा किया था, ये कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, कितना खर्चा ये कंपनी करती है बिजनेस करने के लिए, वो खर्चा क्या ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ये कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी क्या ओन करती है, यानी क्या उनकी खुद की चीजें है, एसेट है, और क्या वो ओ करती है, यानी लायबिलिटी क्या है, कंपनी का खुद का एसेट या लायबिलिटी क्या है, ये समझ सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं हाउ मच कैश डिड द कंपनी हैव, अभी कितना कैश है और ये कितना कैश कर सकती है, और कई इंफॉर्मेशन हमें ये स्टेटमेंट समझने से आ सकती है दोस्तों, राइट। सो व्हाई टू रीड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये डिसीजन मेकिंग में हमें मदद करता है दोस्तों, इसलिए हम ये पढ़े तो अच्छा है। जार्गन वर्ड में ना पढ़े तो भी कोई बात नहीं, नॉर्मल वे में कुछ लॉजिकल चीजें हमें तुरंत पता चल जाएगी, और वो आप जानते ही हो, खाली आपको उनका शब्द का मतलब नहीं पता है, वो हम धीमे धीमे जानेंगे, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों पिछले 3 एपिसोड्स में हमने ऑलरेडी इस पे बात की हुई है, मैं थोड़ा आपको जरूर रिवाइज कराना चाहूंगा बिकॉज टुडे इज द लास्ट एपिसोड। दोस्तों 3 महत्व के जो स्टेटमेंट जो हमें कोई भी कंपनी के डेप्थ एनालिसिस में काम लग सकते हैं, एक होता है दोस्तों इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का क्या महत्व है? इसे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। दोस्तों इनकम स्टेटमेंट हमें क्या डेटा दे सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोस्तों ये हमें कहता है कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है कोई भी साल में। आप 2010 का डेटा देखते हो, आपको पता चलता है 2010 में क्या परफॉर्मेंस था। आप आज का डेटा देखते हो, आपको आज का डेटा पता चलता है। सो दिस इज अ नीडेड थिंग। जब मेरे को इन डेप्थ चीजें भी नहीं पता थी तब भी मैं इनकम स्टेटमेंट देखता था। देखो यार, अब लॉजिकल चीजें इंडियंस को बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है। हम 5000 साल से इंडियन बिजनेस कर रहे हैं, ये तो बीच के 200 साल थोड़े खराब आ गए। बाकी धंधा करना थोड़ी ना हम लोगों को पढ़ाई करके सीखेंगे, ये तो आपके नेचुरल है दोस्तों। हम कब से ट्रेड कर रहे हैं इंडियंस, राइट। तो हमें तो पता है यार कि बिजनेस की सबसे पहली चीज क्या है? धंधा। सो रेवेन्यू क्या मेरी कंपनी कर पा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे इनकम स्टेटमेंट से पता चलती है कि मेरी कंपनी ने क्या प्रॉफिट किया है कि उसने लॉस किया है, पिछले साल के मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं कि बुरा प्रदर्शन कर रहा हूं, ट्रेंड क्या है, क्योंकि मैं जहां निवेश करूं उसकी ट्रेंड पॉजिटिव होनी चाहिए। दोस्तों ये बरसों से मैं खुद ट्रैक करता हूं, जब मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता चलती थी, और वो है ये ट्रेंड कि अगर मेरी कंपनी का धंधा कंसिस्टेंट बढ़ता जाता है, प्रॉफिट बढ़ता जाता है, तो मैं निवेश करता था। मुझे लगता था कि यार ये कंपनी धंधा बढ़ा पा रही है तो मेरे पास भी पैसा आएगा। अब ये लॉजिकल चीज है। अब मैं सामने से ऐसी कंपनी में निवेश करूंगा जिसका ट्रेंड नेगेटिव है, तो काम बनेगा दोस्तों? धंधा घटता जा रहा है, प्रॉफिट घटता जा रहा है, हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन सच कंपनीज? तो इनकम स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे काम लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों बैलेंस शीट। दोस्तों बैलेंस शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैलेंस होती है, कितना फंड आया। एसेट्स पहले नहीं होती है, पहले होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मतलब शुरू कोई भी कंपनी इनकम स्टेटमेंट से नहीं होती है, पहले तो बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट कैसे? कंपनी शुरू की, पहले प्रमोटर्स का फंड आता है, यानी कितना फंड लगाया, क्या कोई लायबिलिटीज आई, मैंने दुकान भाड़े से ली, वो मेरी एक लायबिलिटी बनती है। तो कितनी इक्विटी और लायबिलिटी है। अब ये इक्विटी और लायबिलिटी
को मैं बैलेंस करता हूं एसेट्स के साथ। ये जो फंड में लाया वो मैंने कहां पे खर्च कर रहा हूं। तो एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इन चीजों से मुझे पता चलता है कि कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है। असेट से कंपनी का खुद का पैसा कितना है और कंपनी पे लायबिलिटीज कितनी है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें होती है कंपनियों में। इससे पता चलता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दोस्तों कैसी है। राइट, हमने दोनों चीजें पिछले वीडियो में देख लिए दोस्तों। दोस्तों तीसरा और आखिरी स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या आंसर देता है कि इस साल जब हमने इतनी मेहनत की, इतनी एसेट्स लगी हुई है, इतना धंधा किया, टैक्स भरे, पर आखिर में तुम घर क्या ले गए। प्रॉफिट और कैश फ्लो में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो प्रॉफिट हुआ वो पूरा कैश फ्लो नहीं है। तो दोस्तों कैश फ्लो हमें ये बताता है कि आखिर कंपनी के पास कितना कैश फ्लो आया, क्या है मेरी इस साल की कंपनी की प्रोडक्टिविटी। आप सब डिविडेंड घर ले गए तो आपका हुआ, मेरा यानी कंपनी का क्या। तो कंपनी का पास जो पैसा बचता है डेट इज कैश फ्लो। हम आज कैश फ्लो की जानकारी लेंगे, लेकिन ये तीनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टिविटी को भी हम दोस्तों जानेंगे, एक एक करके हम ये चीजें को दोस्तों। पहला जो स्टेटमेंट था इनकम स्टेटमेंट, उसमें दोस्तों मैं जो सबसे ज्यादा देखता था पहले भी आज भी, डेट इज इनकम। कि भाई तू धंधा करने आया है तो तेरा पहला धन बनता है धंधा करने का। धंधा तो करो। जब मैं एक निवेशक, मैं एक बाजार में एंटर हो रहा हूं, एक मान लीजिए एक जूस मेकिंग कंपनियों का बाजार है, अब मैं सोचूंगा मुझे कहां पैसा डालना है। 50-60 अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने थैले डाले हुए, अपने अपने दुकान होगी, अपने अपने शोरूम होंगे। अब मैं जब वो गली से गुजर रहा हूं, मुझे कहीं पे निवेश करना है, सबसे पहला अट्रैक्शन मुझे कहां होगा, वहां होगा कि नहीं, कि जो सबसे ज्यादा धंधा कर रहा है। तुम कहोगे कि मेरी प्रोडक्ट मोनोपोली है, तुम कहोगे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये डालता हूं, सब बातें बेकार है। भाई तुम ये सब करने के बाद धंधा कितना करते हो। तो सेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब एज ए इन्वेस्टर में निकला कहीं निवेश करने के लिए, मैंने पूछा इस मंडी में अगर 100 रुपए का धंधा होता है, सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेसमैन अपने कर ले जाता है। जो ज्यादा पैसे इनकम ले जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रॉफिट भी कर ले जाएगा। राइट, लेकिन पहली चीज क्या है दोस्तों, इनकम, एबिलिटी टू डू बिजनेस, इसे हम कहते हैं बिजनेस करने की क्षमता। राइट फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों अगर आपने अपनी काबिलियत बता दी है कि यस मैं धंधा कर सकता हूं, मैं मेरे एरिया का राजा हूं, मुझे बिजनेस करना आता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनकम स्टेटमेंट में होती है कॉस्ट। सबसे ऊपर लिखा होता है टॉप लाइन यानी इनकम। वो जो इनकम आपके पास आई ये पूरी आपकी नहीं है, इसे कहते हैं टोटल इनकम। इनकम जो आपके पास आई उसमें से कई खर्चे होने वाले, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ, क्या कहते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने जो प्रोडक्ट बनाई उसे बेचने के लिए कितना टोटल खर्चा हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो, भाड़े से दुकान रखी हो, रॉ मटेरियल हो, इन सारी चीजों का। अब दोस्तों यहाँ पे जितना इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा उतना इफेक्टिव वो कॉस्ट मैनेज कर पाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉस्ट। कौन सी कंपनी कम कॉस्ट से ज्यादा धंधा कर पाती है। दोस्तों कॉस्ट में बड़ी चीजें होती है, रॉ मटेरियल, लीज, ये सारी चीजें। दूसरी बड़ी चीज ये भी तो होती है कि आप क्या बहुत फंड लेके धंधा कर रहे हो। कुछ धंधे वाले ऐसे भी होते हैं जो कम फंड से आपके जितना धंधा करते हैं। तो ज्यादा अच्छा कौन दोस्तों, जो कॉस्ट इफेक्टिव धंधा कर रहा है, कम डेप्ट, कम इक्विटी से, कम पैसे से जिसको धंधा करना आता है,
ही इज सेड टू बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसीलिए आज से नहीं, दशक से ज्यादा समय से मेरे को लगता है कि जब मेरे को कुछ नहीं आता था, उस समय भी मैं क्या देखता था, धंधा, प्रॉफिट मार्जिन। तो ये इंपॉर्टेंट लॉजिकल चीज थी, ये पता था कि यार जो घर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ले जाएगा, अब मतलब तो सीधा है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट है। अब ये शब्द नहीं आएगा कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या हमको कुछ नहीं आता है? नो माय डियर फ्रेंड्स, राइट। दोस्तों तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज वो है बॉटम लाइन, प्रॉफिट्स मेरे को कंसिस्टेंट चाहिए। दोस्तों मुझे बहुत से जार्गन नहीं पता होंगे तो चलेगा, पर मेरी कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पाएगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या काम का। दोस्तों यही है द टेक ओवर। हम सब स्टेक होल्डर हैं, तो हम सब इन्वेस्टर हैं, पैसे डाले हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट्स आने चाहिए, कंसिस्टेंट आने चाहिए, बढ़ते रहने चाहिए। अब बढ़ते रहने हैं प्रॉफिट, तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए और इनकम बढ़ती रहनी होनी चाहिए। मैं जो कंपनी में निवेश करूं उसकी दोस्तों अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी तो ये सब आ ही गया ना, धंधे को बढ़ा पाएगी, कंसिस्टेंट धंधा कर पाएगी। मेरी कंपनी अगर ब्रांड बनाती है, प्रोडक्ट नहीं बनाती है, तो ब्रांड पे कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी रहती है। अगर मेरी अच्छी ब्रांड है, मैं कम पैसे से काम कर रहा हूं, कंसिस्टेंट दोस्तों प्रॉफिट मेरे पास आएंगे। कहा यहाँ कोई बड़े जार्गन आए, इट्स वेरी सिंपल एंड स्वीट। ये चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके इनकम स्टेटमेंट की, राइट। इनकम स्टेटमेंट के बाद जो दूसरा स्टेटमेंट हम समझे थे दैट वाज बैलेंस शीट। हमने बैलेंस शीट में बात की थी, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, ये दोनों चीजें बैलेंस होती है। पहले जब जैसे हम धंधे को शुरू करते हैं तो हम धंधे की शुरुआत करते हैं इक्विटी से, हम पैसा लगाते हैं, साथ में कुछ लायबिलिटीज भी रखते हैं, उस फंड से हम एसेट्स क्रिएट करते हैं और धंधा करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बाद में आता है, जब भी कोई भी एंट्री आती है तो वो दोनों जगह पे दोस्तों इफेक्ट करती है, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट की इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट पे आती है, राइट। कैसे, ये हम दोस्तों आगे देखेंगे। और तीसरी क्या चीज हम पढ़े दोस्तों, मेरी कंपनी ने कितना कैश किया इस बार, क्योंकि प्रॉफिट यानी कैश नहीं है। मैंने आपको पहले तो एक तरफ बोला कि प्रॉफिट कंसिस्टेंट आने चाहिए, अब प्रॉफिट कंसिस्टेंट आ रहे हैं, पर वो किसके आ रहे हैं, अभी कंपनी के आ रहे हैं, लेकिन मैनेज कौन कर रहा है, प्रमोटर कर रहे हैं। हम सब लोग मिलके मैनेज अगर करते हैं, स्टेक होल्डर मैनेज करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पैसा खुद ले जाएंगे डिविडेंड के रूप में, तो कंपनी के पास क्या बचेगा। तो दोस्तों प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू कैश। मेरे पास लिक्विडिटी भी तो रहनी चाहिए, कैश मेरा बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि कैश बढ़ता रहेगा तभी तो मेरी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। नहीं तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, सब प्रॉफिट प्रमोटर घर ले गए, मेरे पास कोई लिक्विडिटी नहीं है, कुछ इमरजेंसी आई तो मैं क्या करूंगा। कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने के बावजूद भी प्रॉब्लम रहेंगे, राइट। तो प्रॉफिट कंपनी के पास भी रहना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं हम बिजनेस टाइमलाइन का। राम और श्याम दोनों ने मिलकर सोचा चलो हम कोई धंधा करते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं कोई एप्परल की कंपनी चालू करता हूं। दोनों ने मिलके ये एप्परल की कंपनी स्टार्ट करने का सोचा। अब हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इन्होंने रिसर्च किया होगा कि उनके बिजनेस का कितना मार्केट है, उनके बिजनेस का ग्रोथ है कि नहीं है, वो कहाँ बेचेंगे, उनके मार्केट क्या है, ये सब बेसिक चीजें हैं, राइट। मैं अगर समोसे की दुकान भी खोलता हूं पर कोई ऐसे एरिया में खोलता हूं जहां पे कोई खाने वाला नहीं है, तो क्या काम का, मेरे को मार्केट भी तो देखना पड़ेगा, राइट। तो मैंने वो सब रिसर्च करके मान लो अब बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। राम और श्याम ने धंधा चालू किया, दोनों ने मिलके 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया।
राइट। तो ये एक उदाहरण का हमारा स्टेप नंबर 1 हुआ। दो पार्टनर है, 50-50 लाख रुपए लेके दोनों आए, दो शेयर हुए। कितने शेयर हुए? 50 लाख की फेस वैल्यू, राइट। 50 लाख रुपए एक जन ने इन्वेस्ट किए और दोनों ने मिलके करोड़ रुपए डाले, बराबर है। दो शेयर होल्डर, इक्विटी कितनी? 1 करोड़, राइट। 1 करोड़ का इक्विटी। तो बिजनेस की शुरुआत किससे हुई दोस्तों? इक्विटी से। आपकी इक्विटी 1 करोड़ हुई। ये हुई आपकी पहली एंट्री की। अब जो करोड़ रुपए इक्विटी में है अभी, जो कंपनी में ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसमें से स्टेप 2 इन्होंने क्या लिया? इन्होंने 20 लाख के इक्विपमेंट लिए। तो 20 लाख रुपए करोड़ में से कहां खर्च हो गए? इक्विपमेंट में। तो ये एंट्री, ये आपको किधर दिखेगा? इक्विटी में आपका फंड आ गया। 20 लाख रुपए दिखेंगे आपको एसेट में। तो बाजू में जो एसेट का कॉलम है वहां पे 20 लाख रुपए प्लांट्स इक्विपमेंट में आ सकते हैं, राइट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाली है तो प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। अलग अलग कंपनी के अलग अलग शब्द होंगे, लेकिन 20 लाख रुपीस के हम लोगों ने इक्विपमेंट लिए। 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल के लिए रखे। तो 10 लाख रुपए कौन से कॉलम में गए? एसेट में ही, रॉ मटेरियल के कॉलम में। 70 लाख की कैश पड़ी हुई है दोस्तों। तो कंपनी के पास एसेट्स में 3 चीजें आई। 1 करोड़ रुपया जो निवेश हुआ था दोनों का मिलके, उसमें से 20 लाख रुपए इक्विपमेंट, 10 लाख रुपए रॉ मटेरियल, बचे आपके 70 लाख रुपीस। 70 लाख कैश पड़े हुए हैं। ये कहां होंगे? ये कंपनी की एसेट्स हुई, राइट। अब दोनों ने मिलकर धंधा चालू किया। इस साल 10 लाख का सेल्स हुआ। दोस्तों ये 10 लाख का सेल्स क्या है? ये 10 लाख का सेल्स हुआ इनकम, राइट। तो पहले आपकी बैलेंस शीट बननी चालू हुई और अब आपकी इनकम स्टेटमेंट में एंट्री आ रही है। 10 लाख का धंधा, 10 लाख का टॉप लाइन आज इन लोगों ने किया। चलो धंधे की शुरुआत। फिर क्या आएगा? कि ये 10 लाख रुपया राम और श्याम का है, ये दोनों लोग घर ले जाएंगे? नहीं। इनमें कुछ उनको खर्चे होते होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हो सकता है उन्होंने दुकान भाड़े से रखी हो सकता है कोई और रॉ मटेरियल के खर्चे हो, वो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाने के कुछ खर्चे हो, इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। 8 लाख रुपए का इन्होंने खर्चा किया। तो 10 लाख रुपए जो इनके पास आए इनकम के, उसमें से 8 लाख का खर्चा हो गया। ये भी हो सकता है कि ये करोड़ के अलावा और पैसे की जरूरत पड़ी हो। तो दोस्तों ये इक्विटी 1 करोड़ की है। अगर ये 50 लाख रुपए की लोन लेते हैं, बोरोइंग, तो ये किधर आएगा? इक्विटी के साथ लायबिलिटीज। लायबिलिटी के कॉलम में एक एंट्री आ गई, 50 लाख बोरोइंग। तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ये सब खर्चा है दोस्तों, राइट। अब खर्चा आपने 8 लाख रुपए का किया, जो बचा 2 लाख, उस पे आपने टैक्स भरा 60,000 रुपीज इनकम टैक्स, क्योंकि जो कंट्री में आप काम कर रहे हो वो कंट्री की जो एसेट है, लोग, वहीं पे तो आप माल बेच रहे हो। आपने टैक्स भरा 60,000 का। अब आपके पास क्या बचा? 1.4 लाख रुपीस। ये हुआ दोस्तों आपका प्रॉफिट। ये आपका कंपनी का नेट प्रॉफिट है। कई जगह पे अगर आप कोई फॉरेन की कंपनी रिसर्च कर रहे हो तो वहां पे ये लोग इनकम को लिखते हैं टोटल इनकम, रेवेन्यू भी लिखते हैं, कई जगह सेल्स लिखते हैं। प्रॉफिट के बदले हो सकता है ये लोग नेट इनकम भी लिखे, राइट। हम लोग इंडिया में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एक शब्द यूज करते हैं या नेट प्रॉफिट यूज करते हैं। तो ये 1.4 लाख रुपीस आपका बॉटम लाइन है, ये आपका नेट प्रॉफिट हुआ। अब पार्टनर 2 है। असल में देखा जाए ये 1.4 लाख रुपीस अगर बांट ही देने हैं तो दोनों को कितने कितने मिले? 70,000 रुपीस दोनों की अर्निंग हुई। ये हुई उनकी ईपीएस। 2 शेयर, मैं जस्ट यूं ही सिंपल करने के लिए कह रहा हूं। 2 शेयर, 1.4 लाख प्रॉफिट, कितना हुआ पर हेड? 70,000 रुपीस की आपकी कैश फ्लो हुई।
राइट। कंपनी की है अभी ये कैश फ्लो, पर अभी ये नेट प्रॉफिट नहीं है। सॉरी, आपका प्रॉफिट नहीं है, प्रमोटर का। किसका है ये? कंपनी का है। आपकी अर्निंग कह सकते हो कि मेरी अर्निंग इस बार 70,000 हुई। जो आप जब कंपनी का रिसर्च करते हो तो ईपीएस के रूप में जो देखते हो ना, आप जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हो ये पूरी कंपनी का प्रॉफिट है। ईपीएस जो देखते हो वो सब शेयर होल्डर में अगर डिवाइड करे प्रॉफिट, तो आपके हिस्से में क्या है? एक शेयर है आपके पास, वो है आपका ईपीएस, राइट। अब 1.4 लाख का प्रॉफिट, वेरी गुड। चलो हम प्रॉफिट करने लगे। 40,000 हम लोगों ने सोचा, राम शाम बैठे टेबल पे चाय पीते पीते डिसाइड किया, दोस्त धंधे को आगे बढ़ाने का है। हम क्या करते हैं, 1.4 लाख का जो प्रॉफिट आया 40,000 निकाल देते हैं। तेरे को 20,000, मेरे को 20,000, हम दोनों को 20,000 मिले, भी बोथ आर हैप्पी। लाख रुपए को रहने देते इधर। ये लाख रुपए क्यों रहने देते? ताकि अगले एक्सपांशन में काम लगे। नहीं तो अपने को तो देखो और पैसा चाहिए और धंधा करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे? तो लाख रुपए हुए, ये कंपनी का कैश फ्लो हुआ। क्लियर दोस्तों? हमने कहां से शुरुआत की? करोड़ रुपया निवेश किया, 10 लाख का धंधा किया, टैक्स भरा, सब करने के बाद कंपनी के पास भले 1.4 लाख आया, डेट वाज नॉट कैश फ्लो। स्टेक होल्डर को खुश किया, करना पड़ेगा ना। देखो उन्होंने 50-50 लाख डाला था, तो वो भी तो एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ तो हमको मिले। मेहनत कर रहे डायरेक्टर, उनको पैसा मिल रहा है सैलरी के रूप में, पर स्टेक होल्डरों का क्या, जिन्होंने पैसा डाला हुआ। तो ये पूरी जो टाइमलाइन देखी, इसमें सब हैप्पी। व्हाई दे आर हैप्पी? बिकॉज योर कंपनी इज एबल टू मेक प्रॉफिट। लॉस किया होता तो किसी के पास कुछ भी नहीं आता। मान लीजिए लॉस किया होता तो ये भी हो सकता है कि ये जो आपके अभी करोड़ रुपए पड़े हुए थे, जिसमें कुछ खर्चा गए, लॉस में गए, कितने समय तक कंपनी टिक पाएगी अगर ऐसे ही लॉस करते गए? तो फिर राम शाम को और पैसे लाने पड़ेंगे। नेगेटिव कैश फ्लो कहते हैं इसे। हमारी कंपनी अच्छी हो जिसका पॉजिटिव कैश फ्लो रहे। तो चलो दोस्तों, आपकी कंपनी का कैश फ्लो कितना हुआ? ताली हो जाए। 1 लाख रुपीज इज कैश फ्लो ऑफ योर कंपनी। सिंपल है कि नहीं? अब ये क्यों हो रहा है? प्रॉफिट कर रही है इसलिए। प्रॉफिट करती नहीं तो कहां आपके पास कैश फ्लो आने वाला था? सिंपल बात क्या हुई? धंधा करनी चाहिए, कम खर्च से प्रॉफिट आने चाहिए, एकदम लॉजिकल, राइट फ्रेंड्स? चलिए दोस्तों, तो हम लाइव देखें आपकी पीडीएफ में ये सब चीजें कहां पे होती है। दोस्तों मैंने टीसीएस का रिपोर्ट डाउनलोड किया। कहां से? वही आपकी बीएससी इंडिया से, राइट। इक्विटी एंड लायबिलिटी समझने के लिए मैंने उनका पीडीएफ में बैलेंस शीट पे गया। बैलेंस शीट में ये जगह मैंने देखी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें इक्विटी यानी ये शेयर कैपिटल, स्टेक होल्डरों का फंड कितना है? 370 करोड़, यानी टीसीएस के लिए 370 करोड़ का स्टेक होल्डरों का फंड लगा हुआ है। अब ये हुआ स्टेक होल्डरों का इन्वेस्टमेंट 370 करोड़ का। लेकिन बरसों से टीसीएस प्रॉफिटेबल है। अब टीसीएस प्रॉफिट करती जा रही है, तो 370, 370 करोड़ आज इक्विटी नहीं रही है। आज इक्विटी बढ़ते 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 कितनी हो गई? 86,000 करोड़ अदर इक्विटी लिखा होता है, राइट। तो ये कैसे हुई? हर साल के कैरी फॉरवर्ड से। अब टोटल देखो, हाउ इज दिस पॉसिबल? एक कंपनी जिसमें स्टेक होल्डर का फंड 370 करोड़ है खाली, आज दोस्तों उनके पास टोटल इक्विटी 87,000 करोड़ की रह हो गई है। दिस इज कॉल्ड एज वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों मुझे बताओ, स्टेक होल्डर ने वेल्थ क्रिएट किया कि नहीं? 370 करोड़ की इक्विटी पे टोटल आज उनका रिजर्व हो चुका है करीबन 90,000 करोड़। ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। क्या ये कंपनी लॉस कर रही होगी? डेफिनेटली नहीं। दोस्तों 370 करोड़ की इक्विटी पे ये धंधा कितना करती है? 1.5 लाख करोड़ का। सो ह्यूज। टोटल इनकम से भी हम कंपेयर करते हैं, वाओ स्मार्ट मैनेजमेंट है। 400 करोड़ स्टेक होल्डर का लगा है, लाख करोड़ तो ये धंधा कर रहे हैं।
30,000 करोड़ का तो ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इतना तगड़ा प्रॉफिट है, ऑलरेडी रिजर्व में अच्छे पैसे पड़े हैं, तो अब ये डिविडेंड में भी अच्छा बांट सकते होंगे। सो गुड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन दे कैन डू, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी कुछ कैश फ्लो आता होगा, राइट। तो इक्विटी प्लस लायबिलिटीज में इक्विटी का पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये टीसीएस का है। पिछले साल कंपनी के पास कितना टोटल अदर इक्विटी था? 83,751 करोड़, राइट। टोटल इक्विटी करीबन 84,800 करोड़। इस साल कितना हुआ? 87,108 करोड़। ये इक्विटी बढ़ा क्यों? ड्यू टू द कैश फ्लो, राइट फ्रेंड्स। दिस इज द वे आपकी कंपनी का रिजर्व हर साल बढ़ता जाता है दोस्तों। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो ये बढ़ता जाएगा। अगर आप ढूंढ ढूंढ के ऐसी कंपनी लाओगे, खिलाड़ी कंपनी जो हर साल लॉस करती जाती है, तो जो जो कुछ फंड होते हैं उसे खाली कर देते हैं, नेगेटिव कैश फ्लो, पैसा आपका बंद खाली हो जाता है। कहाँ वेल्थ करेंगे? ना प्रमोटर कर पाएंगे, ना आप लोग करोगे दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। ये है दोस्तों प्रॉपर पूरी बैलेंस शीट जो मैंने डाउनलोड की बीएससी की वेबसाइट से, टाटा कंसल्टेंसी की। ये पूरा एसेट्स का कॉलम है, एसेट्स के नीचे इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी हुई है। तो बैलेंस शीट में पहले एसेट्स लिखा होता है, फिर इक्विटी और फिर लायबिलिटीज आती है। मैंने राउंड करके बताया हुआ है किधर है इक्विटी आपकी, राइट फ्रेंड्स। जैसा दोस्तों आपने इक्विटी अकाउंट में तीन चीजें देखी, एक थी दोस्तों पेड इन कैपिटल, राइट। पेड इन कैपिटल यानी द फर्म स्टार्टिंग कैपिटल, फर्म की शुरुआत की भी कैपिटल हो सकती है, या जैसे यहां पे लिखा है एंड एनी मनी दैट कम्स इन लेटर इफ सेल होल्डर डिसाइड टू इंक्रीज कैपिटल। मतलब शुरुआत का कैपिटल यहाँ पे होता है, और कुछ फंड अगर शेयर होल्डर परमिट करते हैं फर्म ऐड करने का, तो ये पेड इन कैपिटल भी बढ़ता है। जैसे ये सोचते हैं हमें बोनस करने हैं, तो बोनस के केस में भी आपकी पेड इन कैपिटल बढ़ती है दोस्तों, राइट। दोस्तों पेड इन कैपिटल के अलावा रिटेन्ड अर्निंग, दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, रिटेन्ड बचा क्या? जो प्रॉफिट किया 30,000 करोड़, उनमें से मान लीजिए 20,000 करोड़ मैंने डिविडेंड में बांट दिया, तो 20,000 करोड़ तो सबके साथ बढ़ चुका है, वो कंपनी का अभी तो थोड़ी ना है। अब बचा क्या कंपनी के पास? 10,000 करोड़, डेट इज द रिटेन्ड अर्निंग। दोस्तों ये होता है आपका अदर इक्विटी में एडिशन होगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये रिटेन्ड अर्निंग आप इसलिए कर रहे हो, कम डिविडेंड इसलिए ले रहे हो ताकि कंपनी ग्रोथ करने के लिए कंपनी के पास फंड। अब दोस्तों इक्विटी का जो आपका कॉलम है, समझ जाइए इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इनकम स्टेटमेंट के साथ। कैसे? जो नेट इनकम, या इंडिया में जो हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी, जो प्रॉफिट आपका बचा, वो प्रॉफिट डिविडेंड देने के बाद जो बचता है वो आपका सीधे सीधा किधर आ जाता है? अदर इक्विटी में ऐड हो जाता है। अगर प्रॉफिट किया तो आपका अदर इक्विटी यानी रिटेन्ड अर्निंग बढ़ी, अगर लॉस किया तो ये घटेगा। अब दोस्तों लॉजिकल बात है दोस्तों, हो सकता है आपको ये सब शब्द ना पता हो, पेड इन कैपिटल, अदर इक्विटी, पर इतना तो लॉजिकल है कि नहीं, आपकी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता जाएगा, कंपनी लॉस करेगी तो रिजर्व घटता जाएगा। और वेल्थ का डिस्ट्रैक्शन ऐसी ही कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग कंपनी में होता है। जो निवेशक ये नहीं समझते वो सिर्फ एवरेजिंग करते हैं, वो ये बोलते हैं भाव गिर रहा है उठाते जाओ। अरे क्या उठाते जाओ? कंपनी का रिजर्व कम होता जा रहा है और आप पैसे डालते जा रहे हो, राइट फ्रेंड्स। कंपनी का रिजर्व बढ़ता जा रहा है, आप महंगा भी ले सकते हो, बराबर है, क्योंकि कंपनी का रिजर्व बढ़ता जाएगा, 10 साल 20 साल 25 साल कंपनी चलती जाएगी, पैसा तो आपको जिंदगी भर मिलना है, राइट फ्रेंड्स। चलिए ये एक उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है। ये मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो कटिंग किया है, ये टाटा स्टील के लेटेस्ट रिपोर्ट में से डाउनलोड किया हुआ है। इसको देख के मुझे बताइए दोस्तों, टाटा स्टील का इक्विटी कैपिटल कितना है?
इन्होंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, आप इसे पेड अप कैपिटल भी कह सकते हो, राइट। तो टाटा स्टील का कैपिटल है कितना, कमेंट में लिखो, या 1198 करोड़, करीबन 1200 करोड़ का टाटा स्टील का कैपिटल है। तो टाटा स्टील के स्टेक होल्डरों के 1200 करोड़ लगे हैं, तब टाटा स्टील साल का ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का धंधा कर पाती है, राइट। अब ये टाटा स्टील कितना प्रॉफिट कर पाती है, सब इक्विटी कैपिटल तो पहले लगाया, राइट। टोटल इक्विटी आप देखो तो रिजर्व के साथ अगर हम गिने अदर इक्विटी कितना है बताइए, 72,286 करोड़। तो हम ये भी मानेंगे ना कि टाटा स्टील का भी इक्विटी कितना है, करीबन 78,000 करोड़ का, राइट। ये इक्विटी कैसे होगा, हो सकता है वर्षों से जो प्रॉफिट ऐड होते जाए उनका भी हो, या हो सकता है कि और स्टेक होल्डरों ने भी पैसा डाला हुआ हो, राइट। बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर पॉसिबल, राइट। बट 78,000 करोड़ का इक्विटी आपके टाटा स्टील का, और टीसीएस का भी आपने देखा करीबन इससे 10,000 करोड़ ज्यादा, राइट फ्रेंड्स। अब दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं लायबिलिटीज, इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो इक्विटी तो हम लोगों ने समझ लिया, यह है टीसीएस का एग्जांपल, 370 करोड़ इक्विटी, 86,000 करोड़ अदर इक्विटी, कंपनी के पास 87,108 करोड़ इक्विटी में पड़ा हुआ है। इसके साथ लायबिलिटीज भी कुछ हो सकती है। अब लायबिलिटीज में दोस्तों दो चीजें आती है, एक होती है दोस्तों नॉन करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो 1 साल 12 महीने से ज्यादा 12 महीने में नहीं आती है, शॉर्ट टर्म नहीं है। शॉर्ट टर्म जो 12 महीने के अंदर पे करने के ऑब्लिगेशन हो, वो होती है दोस्तों करंट लायबिलिटी। तो कितने प्रकार की लायबिलिटी दोस्तों, दो लायबिलिटी, करंट एंड नॉन करंट। अब दोस्तों नॉन करंट लायबिलिटी में पहला लिखा होता है जनरली फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो यहाँ पे डैश है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम कह सकते हैं योर टीसीएस इज अ डेब्ट फ्री कंपनी। दूसरा लिखा है लीज लायबिलिटी। अब दोस्तों लीज लायबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। टीसीएस इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, 5 लाख एम्प्लॉय। तो ये 5 लाख एम्प्लॉय कहाँ पे काम करते होंगे, राइट। कुछ बिल्डिंग्स खुद के होंगे, कुछ लीज पे भी तो होंगे। तो लीज लायबिलिटी नॉन करंट, यानी इमीडिएट 1 साल में पे नहीं करनी है, पर लायबिलिटी तो है। वो कितनी है, करीबन 6,500 करोड़। तो 6,500 करोड़ की लीज लायबिलिटी हुई। अलग अलग प्रकार की लायबिलिटीज लिखी हुई है यहाँ पे, नॉन करंट लायबिलिटीज, और साथ में दूसरा पोर्शन कौन सा, करंट लायबिलिटीज, राइट। हम प्रॉपर टाइमलाइन से देखें तो टीसीएस ने पैसा डाला, अब टीसीएस को धंधा करने के लिए बिल्डिंग की जरूरत है, उन्होंने कुछ लीज पे बिल्डिंग ली, अब वो धंधा करना चालू कर देते हैं, राइट। अब कुछ लायबिलिटीज करंट होती है, जो अभी ऑब्लिगेशन है 12 महीने में पे करना है। तो ये जो लीज लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में लिखी है 1292 करोड़, करीबन 1300 करोड़ रुपए, ये करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल 7 अराउंड 8,000 करोड़। दोस्तों मेरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने कहीं से कोई रॉ मटेरियल लाया है तो उनको पैसा देना बाकी है, राइट। अब जैसे बिल बना वो इधर तो आ ही जाएगा, भले मैं 1 हफ्ते में दे दूं कि 1 महीने में दूं। तो सबसे पहले ये जो ट्रेड पेएबल्स है, ये वो पेएबल्स है जो टीसीएस को किसी को देने हैं, कितने हैं, करीबन 8,000 करोड़ के, राइट। ये करंट है, मतलब ये लंबी अवधि पे कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज है, ये हर एक कंपनी में ऑब्वियस है, ये सब चीजें होगी, राइट। ये सारी चीजों को देखते जाए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोविजन। कितने का प्रोविजन है, 1400 करोड़ का, राइट। अब इतनी बड़ी कंपनी के सामने 1400 करोड़ का प्रोविजन कोई बड़ा नहीं है, पर यही प्रोविजन जब बंधन बैंक का आता है तब नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो छोटी कंपनी के लिए ये बड़ा प्रोविजन होता है। उनका तो करीबन 4,000 करोड़ का वैसे प्रोविजन आया हुआ है। लेकिन प्रोविजन यानी क्या, ये लायबिलिटी में इसलिए आता है क्योंकि ये
वो खर्चे हैं जो शायद आ सकते हैं, राइट। कुछ कारणों से ये प्रोविजन हो सकते हैं, जैसे किसी ने क्लेम किया है हमारी कंपनी पे, हो सकता है हमें उनको पैसे देने भी पड़े, ना भी देने पड़े, राइट। ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो दोस्तों, करंट लायबिलिटीज में आ रही है। तो मैंने कंपनी की शुरुआत की, इक्विटी में पैसा डाला, कुछ लायबिलिटीज बनी और मेरी कंपनी शुरू हुई है। अब मैं धंधा चालू करने वाला हूं, राइट फ्रेंड्स। दिस वाज इक्विटी प्लस लायबिलिटी। ये देख के इतना तो समझ में आता है कि टीसीएस अ डेब्ट फ्री कंपनी, यस इन पे लीज के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, राइट। अब इसे आप कंपेयर कीजिए टाटा स्टील के साथ। मैंने यहाँ फोटो तो रखा हुआ है, बट यू कैन डाउनलोड ऑन योर ओन। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताए टाटा स्टील की इक्विटी क्या है, टोटल इक्विटी क्या है, उनके नॉन करंट बोरोइंग कितने हैं। दोस्तों बोरोइंग में नॉन करंट इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जनरली जो कंपनियां चल रही होती है उनके नॉन करंट बोरोइंग यानी उनकी लॉन्ग टर्म लोन्स, जरूरी नहीं अभी की अभी पूरी मेरे को लोन पे करनी है, लेकिन खराब कंपनियों में ये नॉन करंट करंट हो गया होता है। आप अगर कोई ऐसी कंपनी देखोगे जो अपना पेमेंट पे नहीं कर पा रही है, तो वो अवधि के कारण वो बोरोइंग उनका करंट बोरोइंग में आ जाता है, राइट। यहाँ पे टाटा स्टील के केस में आप मुझे बताइए टाटा स्टील पे कितना बोरोइंग है। दिस इज योर एक्सरसाइज, लिख दीजिए कमेंट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चन करता हूं मैं आपको, देखता हूं सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रेड पेबल, मैंने कुछ चीजें खरीदी है लोगों से, मेरे को उनका पैसा देना है मेरी कंपनी को, तो ये कहाँ आएगा, ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा कि करंट लायबिलिटीज में आएगा, राइट। ये किधर आएगा, डेफिनेटली दोस्तों अगर आपने जवाब दिया है ट्रेड पेबल नॉन करंट में कि करंट में, करंट में आएगा, राइट। क्योंकि आप जब आज सामान लाओगे 1 साल बाद थोड़ी ना पैसे देने जाओगे, तो जनरली आप बैलेंस शीट में देखोगे ट्रेड पेबल्स कम्स इन करंट लायबिलिटीज। फाइनेंशियल लायबिलिटीज किधर आएगी दोस्तों, फाइनेंशियल लायबिलिटीज दो प्रकार की हो सकती है, नॉन करंट और करंट भी हो सकती है, राइट। तो ये दोनों जगह पे कॉलम में होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। जब भी आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ढूंढते हो तो दोस्तों इस केस में दोनों भी देखना चाहिए, तभी आप प्रॉपर डेब्ट टू इक्विटी निकाल पाओगे। 90% टाइम पे हम खाली कौन सी देखते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी देखते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वही हुई लॉन्ग टर्म डेब्ट। लेकिन सही डेब्ट दोनों है दोस्तों, राइट। टैक्स जो मुझे भरना है, ये कौन सी लायबिलिटी हुई, नॉन करंट की करंट, या करंट हुई, बराबर कि नहीं। तो टैक्स भी किधर आएगा, नॉन करंट में आएगा, करंट में आएगा, नॉन करंट में भी आ सकता है, राइट। कुछ ऑब्लिगेशन हो सकते हैं जो आपके चल रहे हो, राइट। प्रोविजन, अब प्रोविजन अगर आपको करने पड़े हैं ये किधर आएंगे, ये आएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में। क्लियर दोस्तों, अब ये सब आपकी एसेट नहीं है, ये लायबिलिटी है, ये कल अपने को पे करनी है, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे एसेट्स के बारे में। दोस्तों जैसे लायबिलिटी दो होती है, करंट एंड नॉन करंट, उसी प्रकार से एसेट्स भी दो बनती है। एसेट्स किधर से बन रही है, जो आप फंड रेज किया है वो फंड में से जो चीजें खरीद रहे हो या कुछ और चीजों से बनती है, पर ये चीजों को आइडेंटिफाई किया जाता है करंट और नॉन करंट में। जैसे कैश अकाउंट, आपके पास 70 लाख रुपीस पड़े हुए हैं कैश अकाउंट में, राइट। हो सकता है आपने उसके कुछ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स लिए हो, लिक्विड फंड लिए हो, और कुछ आपने बैंक में रखे हो। तो ये जो एसेट्स है ये आपकी करंट है कि नॉन करंट है, लिखिए कमेंट में। ये आपकी कौन सी एसेट है, करंट एसेट है, जिसे आप तुरंत लिक्विड कर सकते हो, तुरंत आपको काम लगने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल्स, दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल यानी मैंने इनवॉइस किए, मैंने रेवेन्यू तो किया, अब रेवेन्यू का मतलब जरूरी नहीं है पैसे आ गए होंगे, राइट। अब पैसे हो सकता है मेरी साइकिल 10 दिन की हो। दोस्तों यहाँ पे जितनी अच्छी कंपनी में काम करेंगे, जितनी बढ़िया ब्रांड में निवेश करेंगे,
उतना बढ़ेगा, ये ट्रेड रिसीवेबल कम रहता है, राइट। ये साइकिल चलती रहती है। अगर मैं घटिया कंपनी में काम करता हूं, हो सकता है रेवेन्यू हुई पर इनकम जनरेट नहीं हुई, तो आखिर तो प्रोविजन ही आने वाला है कि भाई 5 ग्राहक ने पैसे नहीं दिए हमको, राइट। सो अच्छी कंपनी में काम करेंगे तो बहुत जफाएं आपकी निकल जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल आनी, मैंने जो लोगों को माल दिया हुआ है उनसे जो पैसे आने बाकी है वो आएंगे ट्रेड रिसीवेबल में। तो ये करंट में आएंगे कि नॉन करंट में आएंगे? 2 साल बाद थोड़ी ना पैसे देने वाला है। करंट इन्वेंट्री, मैंने मेरे रॉ मटेरियल जो लाए, रॉ मटेरियल हो सकता है रॉ मटेरियल में से मैंने फिनिश्ड गुड बनाया। अब ये फिनिश्ड गुड हो या रॉ मटेरियल हो, ये आएगा किधर? करंट एसेट्स में। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में जो मैंने लिया हुआ है ये आएगा दोस्तों नॉन करंट एसेट में, क्योंकि ये चीजें इजीली लिक्विडेबल नहीं होती है, मुझे तुरंत पैसे इनसे नहीं मिलने वाले, राइट। कोई भी कंपनी में जब हम एसेट्स देखें, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट देख के इतना पता चल जाना चाहिए कि लिक्विडेबल एसेट्स और नॉन लिक्विडेबल एसेट्स कौन से है, राइट फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, ये टीसीएस का अगेन एग्जांपल है, एसेट्स वाला कॉलम। अब देखिए नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट में क्या हुए, टीसीएस के पास जो पैसा था, भले 300 करोड़ उनका स्टेक होल्डिंग था पहले का, तब उनका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसे पीपीई भी कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड भाषा में, हम याद रखें ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है। तो पीपीई में आज 11,110 करोड़ का कैसे इनके पास ये चीजें है, क्योंकि शुरुआत में 370 करोड़ थे, तब ये पीपीई भी कम होगा, पर जैसे जैसे इनके पास पैसे आते गए रिजर्व में, वैसे वैसे इन्होंने एक्सपांशन भी किए, राइट। इन्होंने अपनी एसेट्स बनाई, तो पीपीई में इनके 11,000 करोड़ है, ये नॉन करंट एसेट हुआ, राइट। उसी प्रकार से कई चीजें नॉन करंट एसेट्स में इन्होंने दी हुई है। यहाँ पे आप करंट एसेट्स देखो, तो करंट एसेट्स में क्या आ रही है, जो हमने अभी डिस्कस किया, इन्वेंट्री। अब ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नहीं कि इन्वेंट्री बहुत होगी, राइट। फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन्होंने 30,000 करोड़ का किया हुआ है, ये हो सकता है कोई डेप फंड में किया हो या कहीं पे भी किया हो, तो 30,000 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है जो कैश हो सकता है। ट्रेड रिसीवेबल है 30,000 करोड़ के, और ये करंट है, मतलब ये तो आने वाले हैं तुरंत, राइट। अनबिल्ड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 7,000 करोड़ का कैश है, बैंक बैलेंसेस है इनके 2,500 करोड़ के, ये सारी चीजें किधर आएगी, करंट एसेट्स में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का अगर हम टोटल करें तो टोटल एसेट्स कितनी हुई, 1,30,000 करोड़ की। आप वापस इक्विटी और लायबिलिटी में जाओगे तो देखोगे कि इक्विटी और लायबिलिटी का जब टोटल करेंगे वो भी 1,30,000 करोड़ होता है। हो गया दोस्तों दोनों बैलेंस, और पता चल गया क्या क्या चीजें आती है, राइट। अगेन एक्सरसाइज तो देना पड़ेगा ना आपको। यह है टाटा स्टील का उदाहरण। दोस्तों टाटा स्टील सेम चीज, पर ये मैन्युफैक्चरिंग है, वो आईटी है। यहाँ पे भी आप देखोगे एसेट्स, पर यहाँ एसेट्स कितनी है, प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आप देख रहे हो 1,00,000 करोड़, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये पहला खर्चा होता है, राइट। यहाँ पे भी अलग अलग हेडर होंगे, देख लीजिए एक एक करके। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल वगैरह वगैरह चीजें, इनके पास एकदम लिक्विड एसेट कितनी है, ये दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। लिक्विड में, एकदम लिक्विड में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट और कैश बैलेंस, अलग अलग बैंक में इनका कितना कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, दिस यू विल राइट इन कमेंट बॉक्स, राइट। पहले लिख दीजिए, फिर दोस्तों आगे बढ़ो। अब दोस्तों अगर आप इक्विटी एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी समझ चुके हो, तो चलिए दोस्तों अब समय अपना आ गया है। अब हम लोग देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू ही होता है टोटल इनकम और बैलेंस शीट से, इसीलिए हमने पहले वो समझा। अब हम दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट देख पाएंगे।
दोस्तों एक किताब जिसने मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज दिया इनिशियल ईयर्स में, वो था ये रिच डैड पुअर डैड। उसमें ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मनी इज कैश फ्लो। कैश फ्लो यानी मैं कुछ भी करूं, मुझे ऐसी कुछ एसेट्स बनानी चाहिए जो मुझे कंसिस्टेंट कैश फ्लो देती जाए। मैंने कंपनी में पैसा डाला है, अब मेरी कंपनी का कैश फ्लो नहीं हुआ तो, राइट, तो कैश फ्लो तो होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज लिवरेज, राइट। अब ये चीज के लिए आज का टॉपिक नहीं है, पर मैंने यहाँ लिखा इसलिए क्योंकि कैश फ्लो इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये कौन सी कंपनी में होगा यार, आपकी कंपनी प्रॉफिट करेगी, कैश फ्लो होगा ही ना। वी कांट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, कितनी सिंपल सी चीज है, राइट। दोस्तों रिचर्ड ब्रेंसन ने भी कहा है, नेवर टेक योर आईज ऑफ द कैश फ्लो because it's the life blood of business, right? So friends, as we discussed कि profit is not equal to cash flow। कैसे आपकी कंपनी ने इनकम खड़ी की, पैसा कमाया, इस बार कंपनी ने प्रॉफिट्स किए, खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा दैट इज योर नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कंपनी का है, लेकिन स्टेक होल्डर अपना हिस्सा मांगेंगे क्योंकि उन्होंने पैसा डाला हुआ है, उनको कहा नहीं तो कोई पैसा मिलेगा। तो स्टेक होल्डरों को जो पैसा मिलता है वो होता है डिविडेंड के रूप में, राइट। तो डिविडेंड कंपनी ने स्टेक होल्डरों को बांटा, अब जो बचा डिविडेंड बांटने के बाद ये सबको पैसे मिल गए, आखिर में स्टेक होल्डरों को पैसे मिले। स्टेक होल्डरों को मिलने के बाद जो बचा वो कंपनी के पास रहता है, एंड दैट इज द रियल कैश। चलिए दोस्तों हम कैश फ्लो की पैटर्न देख लेते हैं एक बार। एक कंपनी का ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखा हुआ है। 2018 में ये कंपनी ने करोड़ का प्रॉफिट किया, वाओ, पूरे करोड़ रुपए डिविडेंड में बांट दिए। कितना कैश फ्लो हुआ, बिग जीरो। 2019 में 2 करोड़ का प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट डिविडेंड में बांट लिया, स्टेक होल्डरों ने कुछ भी नहीं बचाया। कंपनी के पास तो जीरो ही रहा ना, तो कंपनी को क्या फायदा। अगर स्टेक होल्डर ले गए सब तो कंपनी को, कंपनी इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हमें याद रखना पड़ेगा, राइट। कंपनी स्टेक होल्डरों की होगी पर वो भी एक आइडेंटिटी, उसको भी पैसा चाहिए, राइट। 2020 में 4 करोड़ का प्रॉफिट, अगेन 4 करोड़ रुपीस डिविडेंड के रूप में ले गए, तो कोई प्रमोटर, कोई भी लोग कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, कंपनी के पास तो अंडा ही आ रहा है। अब ये कंपनी भविष्य में इसको एक्सपांड करना है, ये किधर से पैसा लाएगी। एक्सपांशन के लिए, सेल्स ग्रोथ के लिए पैसा तो चाहिए कि नहीं, तो उस समय वापस ढूंढने को निकलेंगे, बोरोइंग, राइट। दिस इज नॉट गुड। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कंपनियों को जब कभी बुरा समय आएगा, कुछ कंपनियों को प्रॉब्लम आएंगे, वो बंद होने को आएगी, उनके पास एसेट्स बढ़िया रहती है, वो एसेट्स अगर मैं ले लूं तो मेरी कंपनी का धंधा और बढ़ जाएगा, प्रॉफिट तो मैं कर ही रहा हूं, तो वो अपॉर्चुनिटी है, मैं उन कंपनियों को खरीद सकता हूं। दोस्तों बड़ी और होशियार कंपनियां इसे ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं, राइट। जो अच्छी कंपनी होती है उनका ध्यान होता है, वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं, सॉरी। जो बड़ी कंपनियां होती है, अच्छी कंपनियां होती है, वो ध्यान रखती है कि हम ऑर्गेनिकली भी बढ़े, साथ में इनऑर्गेनिकली भी हम बढ़े। हमें मौके मिलेंगे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के, जब दूसरी कंपनियों को प्रॉब्लम होंगे, वो नहीं करा चला पाएगी ऑपरेशन, तब हम उन्हें खरीदेंगे, पर उस समय पैसा तो चाहिए कि नहीं कंपनी के पास, राइट। ये कब होगा, अगर ये जो 1 करोड़ में से मैंने 50 लाख ले गया होता, 50 लाख कंपनी के पास होते, 2019 में और 1 करोड़ ऐड हुआ होता, 2020 में और 2 करोड़ आया होता, टोटल करोड़ 3 करोड़ तो आ गए कंपनी के पास। अब ये 3 करोड़ है तो मेरे को अपॉर्चुनिटी का मैं लाभ ले पाऊंगा। अब ये छोड़ो, कहीं पे कुछ इमरजेंसी आ गई तो, अब ये इमरजेंसी ऐसी है कि मेरा ही जीना हराम हो गया, मैं ही बंद हो सकता हूँ, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे समय पे मैं जिंदा कैसे रहूंगा अगर मेरे पास कैश नहीं होगा तो। दैट इज वाई कैश इज किंग, और आपकी कंपनी का कैश फ्लो होना चाहिए। जो भी कंपनियां वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रही है, ये वही कंपनियां हैं जो नेगेटिव कैश फ्लो वाली है, लॉसेस करती जाती है दोस्तों, राइट। दोस्तों एक केस स्टडी हम लोग देखते हैं कि आपकी कंपनी को कोई कैश फ्लो इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, सारा रुपया चला जाता है, राइट।
इस साल कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, चलो पार्टी करते हैं। हो गई पार्टी। पार्टी का मतलब स्टेक होल्डर उन्हें बांट दिए, राइट। 1 करोड़ का प्रॉफिट इस बार आपकी कंपनी ने किया है। रीपे डेप्ट 50 लाख की ये 30 दिन में हमें करनी है। अब इस बार 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, पर इस बार अब स्टेक होल्डर बोलते हैं कि यार 50 लाख की जो हमारी जो डेप्ट है उसे हमें 30 दिन में पे करनी है। हमारे पास दूसरा तो पुराना कैश फ्लो है नहीं, रिजर्व है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमें यही करोड़ को यूज करना पड़ेगा जो इस बार हमने प्रॉफिट किया। तो इस बार हम डिविडेंड नहीं ले पाएंगे, पर चलो करोड़ का प्रॉफिट तो किया, तो 50 लाख की मैं डेप्ट रिपे कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगा। पर ये प्रॉफिट तो आपके पेपर पे है अभी भी। 2 क्लाइंट, मंदी चल रही है, जनरली आपको पैसा दे देते थे, आप भी बोलते थे रखो बॉस, 2 महीने की मैं उधारी देता हूं, होता है ना। यहाँ पे वापस अच्छी कंपनी बुरी कंपनी आ जाती है, ब्रांडेड कंपनीज, क्वालिटी कंपनीज कम उधारी रखती है बाजार में, राइट। आपको पता होगा स्टैंडर्ड कंपनीज कहती है पहले एनईएफटी करो फिर माल निकलेगा। अरे यार मैं तुम्हारा 20 साल पुराना डिस्ट्रीब्यूटर हूं, नहीं चलेगा। रूल इज रूल, पहले पैसा अंदर फिर माल तुम्हारे गोदाम में आएगा, राइट। क्यों ऐसा, क्योंकि वो सीखे हुए पुराने अनुभवों से। प्रॉब्लम 10 साल में एक बार आता है, पर वो आता है तो कंपनी प्रॉब्लम में आ जाती है। ये केस में देखो कंपनी का प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए का इस बार का, कंपनी चाहती है 50 लाख रुपए पे कर दे और इनको करना पड़े ऐसा इस बार, पर 2 क्लाइंट ने पैसा देने को मना कर दिया, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आई विल नॉट एबल टू पे यू इमीडिएटली। और वो 2 बड़े क्लाइंट का ही पैसा 75 लाख बनता है। तो आपके पेपर पे प्रॉफिट बोल रहा है, करोड़ रुपया आपने प्रॉफिट किया, पर आपका पैसा ही पूरा उघराणी आई नहीं, ट्रेड रिसीवेबल पूरा ही नहीं हुआ, तो आपके पास तो पैसा ही नहीं है। तो पेपर पे है 1 करोड़ का प्रॉफिट, पर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, क्यों, अब तक तो आपने कुछ भी पैसा रखा ही नहीं अपने पास, राइट। 75 लाख रुपीस के नन पेमेंट की वजह से हो सकता है ये पैसा 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, ना भी आए। कभी ऐसा भी हो सकता है ना, बेड डेप्ट हो गया, तो अभी आपके कैश अकाउंट में 25 लाख रुपीस ही पड़ा है, आपको कितना चाहिए, 50 लाख। हेल्प 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 हो जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे प्रॉफिट है, कोई काम का नहीं है प्रॉफिट। अब ऐसी सब चीजों से बचना हो तो हमें स्टैंडर्ड कंपनी में ही रहना पड़ेगा, जिनके मार्जिन अच्छे होते हैं। देखो बहुत सी कंपनियां होती है जो इतने प्रोविजन ऐसे डालती रहती है कि उनके मार्जिन घटिया ही होते हैं। क्यों, क्योंकि जो पैसा बाजार में घूम रहा है वो पूरा आता ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम पहले से कहते हैं डोंट कॉम्प्रोमाइज इन कंपनीज। मार्जिन आपका बहुत बड़ी स्टोरी कहता है। अब इसे सिंपल वे में आप समझो तो मार्जिन है, कॉम्प्लिकेटेड वे में समझो तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी बनानी पड़ती है आपके लिए, बराबर है। कीप इट सिंपल एंड स्वीट, बी इन गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ये सब लफड़े आपकी कंपनियों में। चलो दोस्तों टीसीएस की लिक्विडिटी चेक करते हैं, कितनी लिक्विडिटी है टीसीएस के पास। ये हम कहा देखेंगे, नॉन करंट एसेट की करंट एसेट। नॉन करंट एसेट तो लिक्विड नहीं होती है, करंट एसेट लिक्विड होती है। तो करंट एसेट में मुझे यहां दिख रहा है इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ का किया है जो लिक्विड हो सकता है। ट्रेड रिसीवेबल है 30,000 करोड़, चलो कुछ अगर लेट भी हुए तो भी 20,000 करोड़ तो हुए। अनबिल्ड रिसीवेबल बहुत बड़ा नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,000 करोड़ तो इनके पास कैश पड़ा हुआ है। अदर बैलेंसेस विद बैंक 2500 करोड़ रुपया बैंक बैलेंसेस में है। कुछ इन्होंने लोन दी हुई है ऐसे 11-12 हजार करोड़ है, चलो वो भी लेट हो जाए कोई समय पे, पर कंपनी के पास कैश बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब डेट फ्री कंपनी के पास, ऐसी कंपनियों के केस में इसलिए प्रॉब्लम में नहीं पड़ते। तो हम पहले से आप लोगों को कहते हैं स्टे इन द कंपनी विच आर एबल टू डू बिजनेस विथ लेस डेप्ट एंड लेस इक्विटी। लेस इक्विटी इसलिए क्योंकि पार्टनर कम हो, लेस डेप्ट इसलिए क्योंकि ज्यादा पैसे बाहर ना निकल जाए सिस्टम से। सिंपल है। यहां से दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हो आपके कंपनी का लिक्विडिटी। डन।
अब दोस्तों टाटा स्टील के केस में देखे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट करीबन 7,000 करोड़ का है, ट्रेड रिसीवेबल 10,000 करोड़, बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करीबन 5,000 करोड़ और बैंक में बैलेंसेस 250 करोड़, राइट। आप देख सकते हो दोस्तों कि टीसीएस के पास ज्यादा है कि टाटा स्टील के पास ज्यादा है। ये छोड़ो, किसको ज्यादा जरूरत है पैसे की। आपने पहले देखा टाटा स्टील के सर पे करीबन लाख करोड़ का बोरोइंग है, यहाँ पे तो कैश चाहिए ही होगा, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या आइडेंटिफाई कर सकता है, कैश इन और आउट कितना जा रहा है। अब लॉस कर रही होगी तो वैसे भी कोई इन का तो कोई सवाल ही नहीं है, राइट। अच्छी कंपनी में रहेंगे कैश इन कंसिस्टेंट आता जाएगा। हमें ये समझ में आता है कैश इन एंड आउट से कि हाउ मच कैश इज कमिंग इन एंड गोइंग आउट। ऑपरेशनल कैश कितना है, क्या आपकी कंपनी के ऑपरेशन कैश जनरेट करने के लिए सफिशिएंट है जिससे इन्वेस्टर्स हैप्पी रहे, लिक्विडिटी मेंटेन रहे और बोरोवर जिन्होंने पैसे दिए हुए वो भी हैप्पी रहे। क्या कैश टू सर्व, मेरे पास इतनी कैश है कि मैं मेरी डेब्ट को सर्विस कर सकूं, कैश इज इनफ टू सर्विस डेब्ट एंड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या मेरे पास उतनी कैश है कि मैं नई अपॉर्चुनिटीज जो मेरे सामने उभर कर आने वाली है उनको मैं लाभ ले सकूं। सो फ्रेंड्स कैश फ्लो के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है कैश फ्लो का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशंस में से कितना कैश फ्लो आया। ऑपरेशंस के जब कैश फ्लो हम लोग देखते हैं, यहां पे हम हो सकता है हम टैक्सेस इंटरेस्ट ये सब चीज ना देखें, हम प्रॉपर ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो आ रहा है ये चीज चेक करें। दूसरा पहला कंपोनेंट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से कुछ कैश फ्लो आ रहा है क्या। तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग जो है हमने अगर किया हुआ है तो उस पे कितना कैश फ्लो आ रहा है। और अगर हम ये तीनों का टोटल करें तो नेट कैश फ्लो होता है। दोस्तों कैश फ्लो यानी क्या, नेट कैश फ्लो का मतलब ऑपरेशनल कैश फ्लो प्लस इन्वेस्टिंग कैश फ्लो प्लस फाइनेंसिंग कैश फ्लो, तीनों का टोटल करो जो बचा दैट इज नेट कैश फ्लो, राइट। नेट कैश फ्लो गिनते कैसे, हम अभी प्रैक्टिकली गिनेंगे, लेकिन नॉर्मल जो सिनेरियो है एंडिंग कैश बैलेंस पिछले साल का कितना था, इस बार का कितना है, जो बीच में बचा दैट इज नेट कैश फ्लो, राइट। तो आपको तुरंत पता चल जाता है पिछले साल का एंडिंग, इस साल का एंडिंग, नेट कैश फ्लो आपके सामने है। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट हम देखें उससे पहले एक डेंजर वाली चीज भी बता दूं, ये रिस्क रहता है रेवेन्यू जो होती है, ये रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड, यानी हम कोई माल बेचने गए, उन्होंने खरीद लिया, बिल बन गया, दैट इज रेवेन्यू। पैसे आए कि नहीं वो जरूरी नहीं है दोस्तों, इसीलिए अच्छी जो कंपनियां बिल्कुल उधारी नहीं रखती है, कम रखती है, राइट। तो ये डेंजर वो कंपनियों में नहीं रहता है, दैट इज द रीजन गो फॉर बेस्ट मार्जिन कंपनीज, राइट। कॉस्ट, दूसरा एक रिस्क, कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड एंड नॉट पेड, उसी प्रकार से खर्चे भी हमने डाल दिए, अभी पैसा नहीं भी दिया होगा उनको तो वो भी तो देना है। अगर मेरा कलेक्शन प्रॉपर नहीं है बिजनेस में तो रिस्क ऑफ प्रोविजन बढ़ सकते हैं, मेरे मार्जिन को खा सकते हैं। अब पहले से टॉप मार्जिन वाली कंपनियां ले रहे हो, ये रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाता है, राइट। दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम समझे तो इसकी शुरुआत होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इबिटा। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स डी एंड ए को ओमिट किया जाता है, वो कॉस्ट नहीं गिने जाते। तो चेंजेस इन अकाउंट रिसीवेबल्स, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन अदर एसेट्स एंड चेंजेस इन अदर लायबिलिटीज, सीधी भाषा में कहे तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया होगा, ये जैसे यहाँ पे टीसीएस है,
जस्ट अ मिनट। टीसीएस का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मैंने लिया हुआ है। ये डेटा अगेन जो आपका अभी का जो रिजल्ट आया उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये पहला पार्ट है, ये हमने लिया हुआ है। आप शुरुआत में देखोगे सबसे पहले लिखा है पिछले साल का नेट प्रॉफिट और इस साल का नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर 32,000 करोड़ है, लेकिन ऑपरेशनल प्रॉफिट नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है? 38,802। ये हुआ दोस्तों आपका नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। दोस्तों टाटा स्टील के केस में अगर हम देखें तो 13,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इनका इस साल का। अब नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज देखो तो वो है करीबन 44,000 करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीबन डबल है। तो हमें इतना समझ में आता है कि ऑपरेशनल प्रॉफिट लास्ट ईयर से सुधरे हैं। ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी तो सुधरे है दोस्तों। आप यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही देखो तो लॉस से प्रॉफिट में आ गई है, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट्स तो अच्छे ही होंगे, राइट। दोस्तों सेकंड पोर्शन जो है कैश फ्लो का, डेट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दोस्तों ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो सकता है अदर बिजनेसेस की हो या इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और डेब्ट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, पर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें से जो ऑपरेशन उसमें से जो कैश फ्लो आ रहा है उसे हम डालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अलोंग विद कैपेक्स कॉस्ट, राइट। तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अलावा तीसरा हम देखें उससे पहले यहाँ पे अगेन मेरे पास एक लाइव उदाहरण, जैसा आप लोग देख रहे हो दोस्तों, सेकंड पोर्शन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बैंक डिपॉजिट प्लेस्ड, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट प्लेस्ड, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, अलग अलग ये डेटा यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है, -8,000 करोड़ है, राइट फ्रेंड्स। अब यही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप अगर टाटा स्टील का देखें तो क्या जवाब आएगा, ये आप अगेन चैट बॉक्स में लिखिएगा। किसमें से देख के? बैलेंस शीट में, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से लिखिएगा। यहाँ पे कहां पे दिया हुआ है? नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, टीसीएस का लिया हुआ है। सो फ्रेंड्स नाउ दिस थिंग शुड बी क्लियर कि जो बिजनेस की जो साइकिल है ये तीन स्टेटमेंट के साथ जुड़ी हुई है। एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटीज शुरुआत से लेके आखिर तक चेंज होते रहते हैं। इनकम स्टेटमेंट यानी धंधा, कॉस्ट, प्रॉफिट और आखिर में कंपनी के पास कितना पैसा आया वो होता है कैश फ्लो के अंदर। हम एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी क्यों बनाते हैं? धंधा करने के लिए। हम धंधा क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। हम प्रॉफिट अगर कंसिस्टेंट लेना चाहे तो कैश फ्लो भी कंपनी का होना चाहिए। पूरा प्रॉफिट आप ले जाओगे तो फिर कंपनी का कैश फ्लो नहीं रहेगा। तो बिजनेस साइकिल में ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई है दोस्तों। सो फ्रेंड दिस इज योर बिजनेस साइकिल। चलो धंधा आप लोगों ने चालू किया है, धंधा करो, वहीं पे फोकस रखो। अगर बिजनेसमैन हो, आपका जो बिजनेस है उसमें मेजर स्टेक आपके पास आना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ऐसी कंपनी ढूंढो जो कैपेबल है धंधा करने के लिए। जो पहली जगह पे फेल होंगे वो दूसरा सब क्या करेंगे, राइट। सो इनकम इज योर मोस्ट फोकस थिंग इन बिजनेस साइकिल। दूसरी चीज है प्रॉफिट। इनकम जब आने लगे कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट रखे ताकि हम प्रॉफिट कर पाए। ये जो प्रॉफिट्स कर रहे हैं या इनकम कर रहे हैं, ये हमेशा हम उम्मीद रखें कि हम कम डेब्ट और कम इक्विटी से ये प्रोडक्टिविटी दे। जैसे किसान से हम उम्मीद रखते हैं कि वो कम पानी, कम मैन पावर से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे, उसी प्रकार से आपकी कंपनी से उम्मीद रखो कि कम डेब्ट, कम इक्विटी से हाई प्रोडक्टिविटी दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कंसिस्टेंसी की कोई दवाई नहीं है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने ही चाहिए। कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपके पास आते हैं, स्टेक होल्डर बांटते हैं, स्टेक होल्डर भी हैप्पी रहते हैं और कंपनी भी हैप्पी रहती है, राइट। दिस इज द बिजनेस साइकिल, जिसमें आपके तीनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कंबाइंड हो गए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। रोड टूअर वेल्थ में आपका स्वागत है। अगर मैंने कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपके साथ शेयर की हो तो मुझे माफ करना, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिंपल है। आज से समझने का प्रयास करेंगे, धीमे धीमे ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी इजी होती जाएगी, राइट। बाकी बिजनेस के लिए शुरुआत काफी है, शुरुआत तो कीजिए, बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट हो, वेल्थ की तरफ का रास्ता दोस्तों आपके लिए ओपन है इफ यू आर लर्निंग एवरी डे। दोस्तों प्रॉफिट फ्रॉम इट में हमने आपके लर्निंग के लिए देखो फ्री ऐप तो लॉन्च किया हुआ है, जो एंड्रॉइड, iOS और वेब पे है। डाउनलोड कर दीजिए और सीखने का चालू कर दीजिए, राइट। वीडियोस, कितने वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं, राइट। संडे मिस तो नहीं कर रहे हो आप, एवरी संडे स्टूडेंट रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सके इस एवर चेंजिंग दुनिया में। दोस्तों मीटिंग्स हम लोग करते हैं, रिजल्ट अपडेट मीट्स होती है, टॉपिक बेस्ड मीट्स होती है, हम अलग अलग जोन, अलग अलग एरिया में हर साल की मीटिंग्स रखते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं दोस्तों, जहां पे प्रैक्टिकली हर एक चीज आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के साथ सिखाते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपने आप को ट्रेन कर सकता है, शेयर बाजार बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वर्कशॉप हम साल में 5 बार खाली करते हैं, राइट। 5 टाइम्स अ ईयर वर्कशॉप 4 महीने के होते हैं, जोन बेस करते हैं। अभी जून बैच चालू होगी, तो ये जून बैच में होंगे तो दुनिया भर से पार्टिसिपेंट। मैं आपको कह सकता हूं आपकी हम सारी बैच का मैं अनुभव लेके कि कई लोग इंटरनेशनल बाहर से रजिस्टर करेंगे एज अ स्टूडेंट, है ये नॉर्थ इंडिया के लिए, पर पूरे भारत में से स्टूडेंट होंगे। हम फोकस रखेंगे लैंग्वेज का उपयोग ज्यादातर हम वो रखें जो नॉर्थ इंडियंस को समझ में आती है। पर जोन बेस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया के अलग अलग जोन, 5 जोन में हमने इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जो जोन में जाएंगे वो जोन में उस हिसाब से हम लोग सिखाने का प्रयत्न करेंगे, राइट। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। सो थैंक यू very much and best of luck in this world of learning practically. Jai Hind दोस्तों।